आज का हमारा टॉपिक है इंजाइम इनहिबिशन के बारे में। कोई ऐसा सब्सटेंस, ऐसा केमिकल, ऐसा मादा जो इंजाइम की एक्टिविटी को मुतासर कर दे या उसे ब्लॉक कर दे, तो ऐसे मादे को हम इनहिबिटर कहते हैं। ऐसा मादा, ऐसा सब्सटेंस, केमिकल जो इंजाइम की एक्टिविटी को मुतासर कर दे या ब्लॉक कर दे, उसको हम क्या कहते हैं? इनहिबिटर कहते हैं। इनहिबिटर इंजाइम की एक्टिव साइट के साथ अटैच होता है, मगर वो प्रोडक्ट के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होता, प्रोडक्ट उसके नहीं बनते, बल्कि एक्टिव साइट को क्या कर देता है, उधर ही बैठ जाता है, उसको क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, टेम्परेरली, आर्जी तौर पे, या फिर परमानेंटली, मुकम्मल तौर पे उसको क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। ऐसे सब्सटेंस को तो हम इनहिबिटर कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम इनहिबिशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसका? हम इनहिबिशन कहते हैं। इनहिबिटर अक्सर जो है ना, हमारी दवाइयाँ इनहिबिटर के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। जैसे कि हमारी बुक के अंदर अक्सर, और कुछ जहर भी होते हैं, वो भी इनहिबिटर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। हमारी बुक के अंदर जो मिसाल दी है, वो एक दवाई एस्प्रिन की मिसाल दी है। आपको पता है एस्प्रिन जो है ना, वो दर्द कम करने वाली और सोजिश कम करने वाली दवाई है। अब ये एस्प्रिन काम कैसे करती है? ये ऐसे इंजाइम की एक्टिव साइट के साथ उसको ब्लॉक करती है या उसको इंटरफियर करती है, जो इंजाइम आगे प्रोस्टाग्लैंडिन बनाता है। क्या बनाता है? एक इंजाइम होता है जिसका काम क्या होता है, उसने प्रोस्टाग्लैंडिन बना होता है। एस्प्रिन क्या करती है, वो इंजाइम की एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देती है। मतलब जब इंजाइम ब्लॉक हो जाएगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन भी नहीं बनेगा। और प्रोस्टाग्लैंडिन का काम क्या होता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन पेन और सोजिश को ख़त्म कर देता है। तो इस वजह से एस्प्रिन पेन को ख़त्म करने के लिए, सोजिश को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, एस्प्रिन का काम ये है कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन बनाने वाला जो इंजाइम है, उस इंजाइम की एक्टिव साइट को क्या कहती है, ब्लॉक कर देती है। मेन इंजाइम अब प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनाएगा। तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है कि ये सोजिश करवाता है और पेन करवाता है। जब प्रोस्टाग्लैंडिन ही नहीं बनेगा तो पेन भी नहीं होगी, ना ही सोजिश होगी। समझ लगी इस चीज़ की? अच्छा, दूसरी चीज़ की मिसाल दी है पॉइजन के बारे में। एक सायानाइड होते हैं, सायानाइड ये जहर होते हैं, सायानाइड सब्सटेंस होते हैं। ये सायानाइड नाइट्रोजन और आयरन को, कापर और आयरन को अपने साथ मिला के एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज की एक्टिव साइट के ऊपर बैठ जाते हैं। कौन से? सायानाइड। किसके साथ मिलके? कापर और आयरन के साथ मिलके साइटोक्रोम ऑक्सीडेज की एक्टिव साइट को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ब्लॉक कर देते हैं। जब साइटोक्रोम ऑक्सीडेज की एक्टिव साइट ब्लॉक होगी तो सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर यही एंजाइम इस्तेमाल होता है जिसका नाम है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। जब साइटोक्रोम ऑक्सीडेज की एक्टिव साइट ब्लॉक होगी तो सेलुलर रेस्पिरेशन होगी, क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए जो एंजाइम था वो क्या हो गया, अब ब्लॉक हो चुका है। तो इसको हम क्या कहते हैं? ये होता है इनहिबिटर, जो मैंने अभी आपको क्या करा समझाया। अच्छा, इसके कुछ होते हैं कम्पिटिटिव इनहिबिटर और उसको कुछ होते हैं नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर। कम्पिटिटिव इनहिबिटर वो होते हैं जो एंजाइम के साथ उनकी जो स्ट्रक्चर है, एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ बिल्कुल मिलती जुलती स्ट्रक्चर होती है। मेन जो सबस्ट्रेट होता है एंजाइम का, उस सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर के साथ जो कम्पिटिटिव इनहिबिटर है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, मिलती है। उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, मिलती है। तो जहाँ सबस्ट्रेट ने एंजाइम के एक्टिव साइट के ऊपर लगना होता है, क्या करता है ये कम्पिटिटिव इनहिबिटर उसी के ऊपर जाके क्या कर देता है, लग जाता है। अब जब कम्पिटिटिव इनहिबिटर उसी जगह पर लग चुका है तो अब एंजाइम वो फिल हो चुका है। अब क्या ख्याल है, सबस्ट्रेट आके लगेगा? वो नहीं लगेगा, क्योंकि कम्पिटिटिव इनहिबिटर की स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट जैसी थी। एंजाइम ने तो समझा है कि मेरा अपना सबस्ट्रेट आ गया, हालांकि वो क्या था, वो कम्पिटिटिव इनहिबिटर था। इस वजह से अब उसकी एक्टिव साइट क्या हो चुकी है, ब्लॉक हो चुकी है। इसकी मिसालों के अंदर हो जाता है कम्पिटिटिव इनहिबिटर। एंटीबायोटिक्स होती हैं जो अक्सर बैक्टीरिया को किल करती हैं। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को क्या करती हैं, किल करती हैं। पता क्या होती हैं? वो ये होती हैं कि जो एंजाइम होता है बैक्टीरिया का, उसकी जो एक्टिव साइट होती है बिल्कुल वैसी एंटीबायोटिक हम बनाते हैं। ये एंटीबायोटिक उसी एक्टिव साइट के ऊपर जाके क्या देती हैं, बैठ जाते हैं। किसकी? बैक्टीरिया के एंजाइम के एक्टिव साइट के। अब बैक्टीरिया का एंजाइम मुकम्मल तौर पे ब्लॉक हो चुका है। इसी बैक्टीरिया के एंजाइम ने आगे अपनी नस्ल बढ़ानी थी, सेल वाल बनाना था, बहुत कुछ करना था। अब क्योंकि एंजाइम ही बुला चुका है तो सेल वाल बनेगी, बैक्टीरिया की नस्ल आगे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी, सेल वाल भी नहीं बनेगी।
समझ लगी है। तो ये है कम्पिटेटिव इनहिबिटर ऐसे होते हैं कि जो इंजाइम की एक्टिव साइट की उसकी एक्टिव साइट है उसके साथ इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, मिलती जुलती है। ये कह लें कि एक्टिव साइट के ऊपर आके लगने वाला जो सबस्ट्रेट होता है उनकी सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर के साथ इनकी कम्पिटेटिव इनहिबिटर की स्ट्रक्चर क्या होती है, मिलती है। समझ लगी है। अच्छा, इसकी मिसालों के अंदर एक मिसाल देता है सक्सिनेक डिहाइड्रोजिनेज, एक इंजाइम है, इसका नाम क्या है, सक्सिनेक डिहाइड्रोजिनेज इंजाइम है। ये इंजाइम सक्सिनेट एक सब्सटेंस है उसको कन्वर्ट कर देता है फ्यूमेरिक एसिड के अंदर। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज इंजाइम है, सक्सिनिक एसिड सब्सटेंस को किस में तब्दील कर रहा है, फ्यूमेरिक एसिड के अंदर तब्दील कर रहा है। अब पता होता क्या है, सक्सिनिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल वैसा स्ट्रक्चर होता है मेलोनिक एसिड का। किसी का होता है, मेलोनिक एसिड का। अब मेलोनिक एसिड जो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज की एक्टिव साइट है उसने लगना था सक्सिनिक एसिड ने, अब लग जाता है मेलोनिक एसिड ने। कौन लग जाता है, मेलोनिक एसिड ने। जब मेलोनिक एसिड लगेगा तो सक्सिनिक एसिड तो लग नहीं पाएगा, लगेगा वो तो नहीं लगेगा, एक्टिव साइट मुकम्मल तौर पर फिल हो चुकी है। तो जो फ्यूमेरिक एसिड बनना था सक्सिनिक एसिड से वो नहीं बनेगा, यानी सक्सिनिक एसिड की जगह पे कौन लग गया है, मेलोनिक एसिड। तो सक्सिनिक एसिड से क्या बनना था, फ्यूमेरिक एसिड। मेलोनिक एसिड से नहीं बन सकता फ्यूमेरिक एसिड, तो मेलोनिक एसिड ने उसकी जगह को क्या कर दिया, बुला कर दिया है। ये है कम्पिटेटिव इनहिबिटर की मिसाल। अब आते हैं नॉन कम्पिटेटिव। ये देखें, ये आपकी बुक के अंदर ये है सबस्ट्रेट, ये बिल्कुल जो ये इनहिबिटर आ रहा है इसकी स्ट्रक्चर ये देखें, ये वाली जो स्ट्रक्चर है और ये वाली ये बिल्कुल मिलती जुलती है इंजाइम की स्ट्रक्चर के साथ। ये अब सबस्ट्रेट ने लगना था, आके लग गया इनहिबिटर, ये इनहिबिटर ने ब्लॉक कर दिए। अब ये सबस्ट्रेट इसके ऊपर नहीं लगेगा और कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अच्छा जी, अब हम पढ़ने लगे हैं नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर। नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर वो होते हैं कि जिनके अंदर जो स्ट्रक्चर सिमिलरिटी है वो सबस्ट्रेट के साथ मिलती नहीं है, सबस्ट्रेट के साथ मिलती ही नहीं है। इसी वजह से जो नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर है वो एक्टिव साइट के ऊपर नहीं लगेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर सिमिलरिटी, इस वजह से वो इंजाइम की किसी दूसरी साइड के ऊपर, आपको पता है इंजाइम की जो स्ट्रक्चर होता है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है या फिर ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है, गोल तरह का होता है, उसकी किसी दूसरी साइड के ऊपर आके वो जो नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर है वो आके लग जाएगा। फिर आप सोच रहे हैं कि उसकी एक्टिव साइट तो खाली होगी, सबस्ट्रेट आके लग सकता नहीं, उसकी जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है जब नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर दूसरी साइड पे लगेगा वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर उसकी तब्दील हो जाएगी, एक्टिव साइड उसकी तब्दील हो जाएगी, क्योंकि पीछे से प्रेशर पड़ेगा, एक्टिव साइड के ऊपर बंड आ जाएगा, वो तब्दील हो जाएगी। अब जो उसका ओरिजिनल सबस्ट्रेट था उसकी जो एक्टिव साइट थी वो अब तब्दील हो चुकी है, वो आके सबस्ट्रेट उसकी एक्टिव साइट को अब लगेगा नहीं और ना ही प्रोडक्ट बनेगा। ये जैसे आपको शक्ल नज़र आ रहा है ये इनहिबिटर है। अब इनहिबिटर इसकी एक्टिव साइट जैसा नहीं है, दूसरा है, ये आके इधर लगेगा, जो ही इधर लगेगा इसकी एक्टिव साइट पहले इस तरह की थी, सबस्ट्रेट आगे फिट हो सकता था। अब इसकी एक्टिव साइट ये चौरास इस तरह बन गई, ऐसे आके ऐसे यहाँ बन गई, देखिए फ़र्क नज़र आ रहा है। अब ये आके सबस्ट्रेट यहाँ आके नहीं लग सकता, ये नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर आके नीचे लगता है, कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये हम पढ़ रहे थे। अच्छा जी, अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है टॉपिक, इसकी एग्जांपल के अंदर जो एग्जांपल उसने दी है वो दी है दो सब्सटेंस होते हैं, उन सब्सटेंस का नाम है सक्सिनिक एसिड और CoA। ये दोनों सब्सटेंस मिलते हैं और बनाते हैं सक्सिनाइल CoA। कौन से दो सब्सटेंस हैं, सक्सिनिक एसिड और CO मिलते हैं, क्या बनाते हैं, सक्सिनाइल CoA। इन दोनों सब्सटेंस को मिलाने वाला, सक्सिनाइल CoA बनाने वाला एक एंजाइम होता है और इस एंजाइम का नाम है सक्सिनाइल CoA सिंथेटेज। क्या नाम है, सक्सिनाइल CoA सिंथेटेज, ये एंजाइम है। अच्छा, ये एंजाइम सक्सिनाइल CoA सिंथेटेज ये सक्सिनाइल CoA बना देता है। ये बनाने के बाद जो सक्सिनाइल CoA है वो एंजाइम की जगह को छोड़ता नहीं है, वो यहाँ फिक्स हो जाता है। एक मरतबा तो सक्सिनाइल CoA बन गया, अब दोबारा सक्सिनाइल CoA नहीं बनेगा। मींस इस केमिकल ने भी एंजाइम की जो एक्टिव साइट थी उसको क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, बुला कर दिया। अच्छा, अब हमारे पास इसके आते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इनहिबिटर होते हैं। ये तो मैंने आपको इनहिबिटर बताया था कि उसने ब्लॉक कर दिया, ख़त्म कर दिया, कम्पिटेटिव। अब कुछ इनहिबिटर ऐसे होते हैं जो एंजाइम को छोड़ देते हैं और कुछ इनहिबिटर ऐसे होते हैं जो एंजाइम को छोड़ते नहीं हैं, ख़त्म मुकम्मल तौर पे एंजाइम को क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। जो एंजाइम को आर्जी तौर पे ब्लॉक करें उन्हें हम कहते हैं रिवर्सिबल इनहिबिटर। मतलब ये है कि एंजाइम को छोड़ के वो चले जाते हैं।
और जो इंजाइम को मुकम्मल तौर पे बुला कर दें, मतलब इनहिबिटर आया, वो इंजाइम के साथ एक्टिव साइट किया, दूसरी जगह पे लगा, फिर उसने छोड़ा नहीं है, इंजाइम को तबाह कर दिया मुकम्मल तौर पे, उसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिटर। तो हम कौन सा पढ़ने लगे हैं? रिवर्सिबल इनहिबिटर पढ़ने लगे हैं। इरिवर्सिबल इनहिबिटर क्या होते हैं? इरिवर्सिबल इनहिबिटर जो होंगे वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ये बॉन्ड ज़हन में कौन सा बनाएंगे? कोवलेंट। और आपको पता है कोवलेंट बॉन्ड बड़ा स्ट्रांग बॉन्ड होता है। जो रिवर्सिबल इनहिबिटर होंगे जो छोड़ देंगे इंजाइम को, वो बनाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। इरिवर्सिबल कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे और रिवर्सिबल कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। किसके साथ? इंजाइम के साथ। ये इनहिबिटर लगते तो इंजाइम के साथ हैं, ये बजाय। और किसकी जगह पे लगते हैं? सबस्ट्रेट की जगह पे लगते हैं। सबस्ट्रेट क्या होता है? जो आके प्रोडक्ट में तब्दील हो जाता है। ये जो सबस्ट्रेट वो होते हैं जिनसे कुछ चीज़ें बन जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट कहते हैं। अच्छा, ये इनहिबिटर इरिवर्सिबल ऐसे होते हैं कि जो डाइल्यूशन से, डायलिसिस से या सबस्ट्रेट की मिकदार बढ़ाने से ये हटते नहीं हैं। ये इंजाइम को छोड़ते नहीं, मैंने बताया ना, डाइल्यूशन से बाद इंजाइम को छोड़ देते हैं, बाज़ उसकी सबस्ट्रेट की मिकदार बढ़ाएं फिर भी इंजाइम को छोड़ देते हैं, ये उसको छोड़ते नहीं हैं। इरिवर्सिबल नहीं छोड़ते। रिवर्सिबल जो इनहिबिटर होते हैं वो सबस्ट्रेट की मिकदार बढ़ाएंगे, हम डाइल्यूशन करेंगे, डायलिसिस करेंगे, वो क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। पर इरिवर्सिबल छोड़ेंगे नहीं। रिवर्सिबल छोड़ देंगे, इरिवर्सिबल छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, इरिवर्सिबल की मिसाल उसने दी है, पेनिसिलिन की मिसाल दी है। अब पेनिसिलिन क्या होता है कि जो बैक्टीरियल जो इंजाइम होते हैं जो सेल वाल बनाते हैं, क्या बनाते हैं? सेल वाल। ये उन इंजाइम पे जाके लग जाते हैं। अब बैक्टीरिया के इंजाइम क्या हो जाते हैं? वो ब्लॉक हो जाते हैं, परमानेंटली ब्लॉक हो जाते हैं। और बैक्टीरिया के इंजाइम ने क्या बनाना था? सेल वाल बनाने थे। क्या कर दिया इरिवर्सिबल इनहिबिटर ने? आके उस इंजाइम को ब्लॉक कर दिया जिसने सेल वाल बनानी थी। अब सेल वाल बनेगी? नहीं बनेगी। अच्छा, ये इरिवर्सिबल इनहिबिटर है, ये मुकम्मल तौर पे सेल अब उस इंजाइम को ख़त्म कर चुका है। अब दोबारा सेल वाल ने बनना नहीं है, ना बैक्टीरिया की पॉपुलेशन आगे बढ़ना है। रिवर्सिबल इनहिबिटर की बात करें तो इसकी एग्जांपल के अंदर जो है वो होता है एक मेलानोइड, एक वो होता है, वो रिवर्सिबल इनहिबिटर है। मेलानोइड ये रिवर्सिबल इनहिबिटर है। ये एक इंजाइम होता है जिसका नाम होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये एक इंजाइम होता है। ये इंजाइम सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल होता है। इंजाइम का नाम क्या होता है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। और काम क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए ये इंजाइम क्या होता है? इस्तेमाल होता है। अब मेलानोइड आके इस इंजाइम के ऊपर लग जाता है, इसको आर्जी तौर पर ब्लॉक कर देता है। और फिर कुछ अरसे बाद जब हम सबस्ट्रेट की मिकदार बढ़ाते हैं या डिल्यूशन करते हैं, डायलिसिस करते हैं, इसको क्या कर देता है? छोड़ देता है। इस वजह से किसकी मिसाल है? रिवर्सिबल इनहिबिटर की मिसाल होता है, जो आर्जी तौर पे ब्लॉक किया है और फिर बाद के अंदर ये क्या कर देता है? छोड़ देता है।